नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टीजीटी 2016 के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 125 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे और इस क्लास के साथ टीजीटी 2016 का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो 1 से लेकर 90 क्वेश्चन तक जो हैं पिछली 3 क्लासेस में मैंने दिए हैं 30 क्वेश्चंस। जिसने भी अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है उन्हें जा कर के वॉच कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें से विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया कौन सा वर्क नहीं है, आप ये कह सकते हैं। तो आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने हेनरी 6 लिखा है, ठीक है, हेनरी 8 भी लिखा है, हेनरी 4 भी लिखा है, लेकिन हेनरी 7 नहीं लिखा है। हेनरी 7 इज़ नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर ने जो लिखे हैं प्लेज हेनरी से संबंधित वो हेनरी 4 हैं। हेनरी 4 2 पार्ट्स में है। हेनरी 5 भी लिखा है। हेनरी 6 3 पार्ट में लिखा है, पार्ट 1 से लेकर 3 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और हेनरी 8 भी लिखा है। हेनरी 7 इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, इज इनकरेक्ट है ना। In 1671, Milton issued his last volume of poetry, which contained Paradise Regained and Samson Agonist। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत नहीं है। दूसरा है, पैराडाइज रीगेंड इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट। हाँ, ये बात थोड़ा सा कड़वी सी है लेकिन सत्य है। पैराडाइज रीगेंड जो है छोटा है पैराडाइज लॉस्ट से और पुअरर भी है, जबकि जॉन मिल्टन का एम था कि पैराडाइज रीगेन कराएंगे, यानी पहले में तो पैराडाइज लॉस्ट हुआ था, पैराडाइज हाथ से निकल गया था, पैराडाइज से बाहर आ गए थे, है ना। लेकिन पैराडाइज जब रीगेन होगा तो ये और भी ज़्यादा ग्रैंड लिखेंगे और इसकी शैली और ये पैराडाइज लॉस्ट से भी ज़्यादा महान बनाना चाह रहे थे जॉन मिल्टन, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये बात भी सही है कि पैराडाइज रीगेन्ड ब्रीफ है और उतना अच्छा नहीं है जितना कि पैराडाइज लॉस्ट है। अगला है, सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। ये बात गलत है और गलत होने के साथ ही यही आपका आंसर भी है, ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि यही इनकरेक्ट है और आपको इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना है। सैमसन एगोनिस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक प्ले है और ये क्लोसेड ड्रामा है, ठीक है, क्लोसेड ड्रामा इसे कहते हैं। लेकिन इसमें जो टाइम और प्लेस और एक्शन की 3 यूनिटी जो एरिस्टोटल के द्वारा बताई गई हैं उन्हें इन्होंने अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं फॉलो किया है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है गलत और यही आंसर है। लिसिडस हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स। हाँ, लिसिडस में स्पेंसरियन टच है। तो आपका आंसर क्या है, सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड एक्शन, ठीक है, जबकि सैमसन एगोनिस्ट में टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटी का जॉन मिल्टन ने अच्छे से ध्यान रखा है। पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में आया था, इसके साथ सैमसन एगोनिस्ट भी आया था और पैराडाइज लॉस्ट आया था 1667 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजेक्टिव नॉट फॉलोड बाय द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है जिसके बाद सही प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है, ठीक है। केयरफुल ऑफ ड्रेस दिया है, यही हमें गलत दिख रहा है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि केयरफुल अगर ड्रेस की बात हो रही है तो वहाँ पे केयरफुल अबाउट ड्रेस होना चाहिए, ठीक है, ऑफ नहीं होना चाहिए, केयरफुल अबाउट ड्रेस। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनॉयड एट एकदम सही है। विजी एट भी सही, विजी एट लेसन, विजी एट समथिंग। हॉरिफाइड एट एनी साइट, तो हॉरिफाइड किसी दृश्य को देखकर भयभीत हो जाना। तो बाकी तीनों सही है, ऑप्शन ए गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। अ डैश इज नेवर यूज टू शो अ सडन चेंज इन थॉट।
डैश जो है थॉट के चेंज को नहीं शो करता, ये बात दी है, और जबकि ये बात गलत है। डैश के द्वारा थॉट के चेंज को भी, यानी कोई भी बात चल रही है और उसके बाद डैश लगा करके हम थॉट को चेंज करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये बात है गलत। बाकी डैश के बहुत सारे काम हैं। डैश इज यूज टू सेट ऑफ वर्ड्स इन अपोजिशन और एक्सप्लेनेशन। डैश के द्वारा कोई एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, कोई हेडिंग लिखी, उसके बाद डैश लगाते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पूरा लिखते हैं आगे, या फिर डैश के बाद डैश से जो है अपोजिशन भी शो होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अ कैरेट इज पुट बेलो एंड असाइड द वर्ड और लेटर इफ सम लेटर और वर्ड इज टू बी इंसर्टेड। कहीं पर कोई वर्ड मिस हो जाता है, वहाँ पे फिर से कोई शब्द लिखना होता है, तो वहाँ पर इस तरीके का एक लगाते हैं मार्क, इसे बोलते हैं कैरेट, और यहाँ ऊपर वो शब्द लिख देते हैं। ठीक है, तो कैरेट, ये बात सही है, कैरेट पुट बेलो नीचे लगाया जाता है, एंड असाइड द वर्ड और लेटर इफ सम लेटर और वर्ड इज टू बी इंसर्टेड। वहाँ पे कोई वर्ड मिस हो गया, उसे इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे ये इस तरीके का मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट है, अ डैश इज यूज टू समराइज सेवरल सब्जेक्ट्स ऑल बिलोंगिंग टू द सेम वर्ब। एक ही वर्ब से जो बिलोंग करते हैं, कई सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर डैश का यूज करते हैं। तो ये सारे डैश के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। इडियोमेटिक कंपैरिजन कौन सा सही नहीं है। एज विटर एज गाल, ठीक है, एज विटर एज गाल। गाल का मतलब होता है वाइल, एक फ्लूइड होता है, ठीक है, तो कड़वे के सेंस में उसकी तुलना की जाती है, ये बात सही है, ऐसी तुलना होती है। दूसरा है एज चेयरफुल एज वार्क, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, इडियोमेटिक कोई भी कंपैरिजन ऐसी नहीं मिलेगी आपको। एज रेड एज चेरी, एकदम चेरी की तरह लाल, यानी बहुत ज़्यादा लाल। एज साइलेंट एज स्टार, बहुत ज़्यादा कॉमन बात तो ये नहीं है, लेकिन साइलेंट के सेंस में स्टार जैसे साइलेंट रहता है, वैसे कंपैरिजन ऐसा भी है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है एज चेयरफुल एज वार्क, ये कोई भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। एक वर्ड है और उसके सामने एंटोनिम है, ठीक है, कौन सा मिसमैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंड एंटोनिम। देखिए, एक्विट और कन्विक्ट। एक्विट का मीन्स होता है छोड़ देना, माफ़ कर देना, और कन्विक्ट का मतलब होता है सज़ा देना, है ना। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी घोषित करना, इस तरीके से। ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है एकदम सामान्य, तो ये दोनों भी अपोजिट हैं। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, हॉटी का मतलब होता है हठी, दुराग्रही, ठीक है, जिद्दी। डेसोलेट का मतलब होता है निर्जन या बंजर, और परकोलेट का मतलब होता है, परकोलेट का मतलब क्या है यहाँ पर, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है या स्प्रेडिंग की प्रोसेस है। तो ये दोनों आपके ऑपोजिट वर्ड नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाता है आपका, क्योंकि हमें बाकी सभी अपोजिट मिल रहे हैं, जो भी जोड़ा अपोजिट नहीं है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following works of William Shakespeare is written in a 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? कौन सा वर्क विलियम शेक्सपियर का है जो 6-line स्टेंजा में लिखा गया और जिसमें इमेच्योरिटी के साइन भी दिखते हैं। ये इमेच्योरिटी के साइन इसलिए हैं क्योंकि ये शुरुआती वर्क था, बिगनिंग का वर्क था, विलियम शेक्सपियर के करियर की शुरुआत थी, तो ऐसा इतना मैच्योर वर्क ये नहीं था। ये वर्क है लेकिन ये बहुत फेमस वर्क है, वीनस एंड एडोनिस, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वीनस एंड एडोनिस को विलियम शेक्सपियर अपना फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन भी बोलते हैं। विलियम शेक्सपियर के लिए एक फ्रेज यूज होती है कि विलियम शेक्सपियर किसे अपना फर्स्ट एयर ऑफ हिज इन्वेंशन बोलते हैं, तो वीनस एंड एडोनिस उस वर्क का नाम है। और एडोनिस 6-line स्टेंजा में है। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एडोनिस में 1 2 3 4 5 6 एडोनिस में 6 लेटर हैं और ये पूरा वर्क 6-line स्टेंजा में लिखा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसी तरीके से रेप ऑफ लुक्रीस है, लुक्रीस जो है इसमें 7 लेटर्स हैं, LUCRECE 7 लेटर्स हैं और ये 7 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने लेटर आ रहे हैं उतने ही स्टेंजा में, ये बाई चांस की बात है कि ये नियम इस तरीके से आप याद कर सकते हो, यहाँ पर फिट बैठता है। तो ऑप्शन सी। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस 1593 1593 में लिखा गया, was one of Shakespeare's earliest published works and was written in 6 line stanza. It shows signs of immaturity in both its theme और style. थीम और स्टाइल में दोनों में इमेच्योरिटी दिख रही, क्योंकि पोएट का करियर की शुरुआत का फेज था ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाया गया है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इस प्ले का पूरा नाम है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम की बात करें तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1595 में लिखा गया है और मैजिकल फॉरेस्ट में ये सेट है। डज नॉट फोकस ऑन प्रोविंशियल लाइफ, इसमें प्रोविंशियल लाइफ की बात नहीं है। ठीक है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा एक हिस्ट्री प्ले है जो कि 1606 के अराउंड लिखा गया और इसमें रॉयल लाइफ दिखाई गई है, पॉलिटिक्स दिखाई गई है, मिडिल लाइफ नहीं दिखाई। मिडिल क्लास की बात हो रही है, मिडिल क्लास टाइप की सेटिंग मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ही है। विंटर्स टेल जो कि ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्स रूप है, ये भी रॉयल कोर्ट में सेट है, इसमें भी मिडिल क्लास सेटिंग नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है। ऑफ एजुकेशन एक ट्रैक्ट है एजुकेशन पर, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। एरियोपैजिटिका ये भी एक ट्रैक्ट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की है ना, फ्रीडम ऑफ बुक्स की, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लेकर के बात की है एरियोपैजिटिका में विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने। ऑन शेक्सपियर ये वर्क भी जॉन मिल्टन का है और जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा है। ठीक है, ऑन शेक्सपियर। अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ माइंड इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं है। ठीक है, ऑफ एजुकेशन 1644 में लिखा था इन्होंने, एरियोपैजिटिका भी 1644 में लिखा गया। ठीक है, जॉन मिल्टन के वर्क हैं। ऑन शेक्सपियर भी जॉन मिल्टन का ही है, लेकिन कभी कभी लोग किसी दूसरे का समझ लेते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। कौन सा वर्क इसमें से जॉन मिल्टन का नहीं है। ठीक है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का वर्क है। ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पीडमॉन्ट जॉन मिल्टन का वर्क है। ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये भी जॉन मिल्टन का वर्क है। तीनों वर्क जॉन मिल्टन के हैं। पैशनेट पिलग्रिम इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का वर्क जो नहीं है इसमें वो है ऑप्शन डी, पैशनेट पिलग्रिम। ये विलियम शेक्सपियर का पोइटिक कलेक्शन है। ठीक है, तो ये जॉन मिल्टन का वर्क नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन की सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लेकर के कौन सी बात ट्रू है, इज ट्रू। ठीक है, सत्य है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए प्रीकर्सर ऑफ लिसिडस। देखिए, ये लिसिडस की प्रीकर्सर का मतलब होता है पहले आने वाला। तो लिसिडस के पहले कहाँ आया था। लिसिडस लिखी गई थी 1637 में। ठीक है, 1637 में लिसिडस लिखी गई थी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन ब्लाइंड तो और बहुत बाद में हुए थे, है ना, 1650 के आसपास और 1652 के आसपास ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी गई। कभी कभी तो 1655 भी मानते हैं। तो ब्लाइंडनेस जो है ये बाद में लिखी गई, लिसिडस पहले लिखी गई, तो इसलिए ये बात है गलत। हमें सही फाइंड आउट करना है। दूसरा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट भी नहीं है, क्योंकि कर्टल सोनेट नहीं, ये पूरी 14 लाइन की सोनेट है। कर्टल सोनेट में 11 लाइन्स होती हैं और कर्टल सोनेट किसने दी है, कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो GM हॉपकिंस जाने जाते हैं कर्टल सोनेट के लिए। आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन डिड नॉट गिव द टाइटल टू हिज सोनेट। मिल्टन ने अपनी सोनेट को खुद टाइटल नहीं दिया था। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज गिवन बाई लेटर एंथोलॉजिस्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि जॉन मिल्टन की जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका नाम, इसका टाइटल जॉन मिल्टन ने खुद नहीं दिया। हाँ, ये बात सही है और 100% सही है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस
कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर कोई पोएम लिखेगा तो हिज जैसा शब्द क्यों यूज करेगा? अगर जॉन मिल्टन अपने आप इसको टाइटल लिखते तो वो लिखते ऑन माई ब्लाइंडनेस। क्या लिखते? ऑन माई ब्लाइंडनेस, यही तो होता। लेकिन ये टाइटल उनका नहीं है। सब शुरुआत में जो इस पोएम का टाइटल था वो इस सोनेट की फर्स्ट लाइन ही थी, ठीक है। बाद में लेटर एंथोलॉजिस्ट ने, किसी विद्वान ने इसका नाम रखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आई होप कि ये बात क्लियर है। एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय। एन इवनिंग वॉक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ वाला सही यहाँ पर हो जाएगा। एन इवनिंग वॉक इज एन अर्ली पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1793 में। 1793 में इवनिंग वॉक पब्लिश होती है। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, एक वॉक के बारे में है, थ्रू द लेक डिस्ट्रिक्ट के आसपास विलियम वर्ड्सवर्थ ने वॉक की होगी, तो उस समय उनके दिमाग में जो आया इवनिंग वॉक के ऊपर इन्होंने लिखा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम कौन सी नहीं है? द थॉर्न एक विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है, इंपॉर्टेंट पोएम है। इडियट बॉय ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। साइमन ली विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। बियॉन्ड इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बियॉन्ड जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बियॉन्ड पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं है, ठीक है। और ये तीनों पोएम, द थॉर्न, द इडियट बॉय, साइमन ली, ये तीनों पोएम लिरिकल बैलेड में 1798 में पब्लिश हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेफर्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन। सदाबहार व्यक्ति, एवर एंड्योरिंग मैन किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को? तो इनके दोस्त, इनके साथी एस.टी. कॉलरिज, जो कि लिरिकल बैलेड्स के साथ में इन्होंने पब्लिश कराए थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, ठीक है। तो एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ऐसी बात कही है, ठीक है। क्योंकि एस.टी. कॉलरिज का मानना था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की राइटिंग है वो टाइमलेस है, यूनिवर्सल अपील रखती है, यानी टाइम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा पढ़ी जाने वाली चीज़ें हैं, यूनिवर्सल हैं, ऑफ हिज पोइटिक विजन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। पोइटिक विजन इनका अच्छा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है इनकी पोएम्स में, इसलिए ऐसी बात इन्होंने बोली थी। मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। मॉडर्न कॉमेडी एक ट्रिलॉजी है जो कि जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। जॉन गॉल्सवर्दी की ट्रिलॉजीज़, 3 ट्रिलॉजीज़ इन्होंने लिखी हैं। उनके बारे में, उन ट्रिलॉजीज़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं और कब वो आई थी, यानी कब पब्लिश हुई थी, ये बात जानना ज़रूरी है आप लोग के लिए, देख लेना उसे अच्छे से। मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। मॉडर्न कॉमेडी एक सेकेंड ट्रिलॉजी है जो फोरसाइट क्रॉनिकल्स की, ठीक है। इट कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ फोरसाइट फैमिली एंड क्रिटिक्स सोशल चेंजेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लैंड, ठीक है। ऑप्शन ए। जो भी लोग जुड़े हैं क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और जो नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट है जॉन गॉल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। जॉन गॉल्सवर्दी के अंदर ड्रामा वाली क्वालिटीज़ भी है, ड्रामा वाले आइडियाज़ भी हैं। ये बात किस वर्क से पता चलती है? तो ये वर्क है इनका द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन ए सही आंसर है। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय गॉल्सवर्दी वेयर ही शेयर्स हिज व्यूज ऑन आर्ट, लाइफ एंड पर्टिकुलरली ऑन ड्रामा। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में जॉन गॉल्सवर्दी अपने व्यूज शेयर करते हैं आर्ट को लेकर के, लाइफ को लेकर के, और ख़ास तौर पे ड्रामा को लेकर अपने व्यूज यहाँ पर शेयर करते हैं। इससे पता चलता है कि जॉन गॉल्सवर्दी जो हैं ड्रामा पर यानी प्लेज में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। नेक्स्ट है कॉक्सन इज ए कैरेक्टर इन। कॉक्सन एक कैरेक्टर है जो कि जॉन गॉल्सवर्दी के जस्टिस प्ले में देखने को मिलता है, रॉबर्ट कॉक्सन, ठीक है। कॉक्सन एक कैरेक्टर है जो कि जस्टिस में है, फाल्डर इसका हीरो है, कॉक्सन जस्टिस में। Who exclaims in his sonnet, under this card marble of thine own, sleep brave Tragedian, Shakespeare sleep alone। किसने ये बात बोली है विलियम शेक्सपियर के लिए? तो ये बात बोली है विलियम बेस ने, ठीक है। विलियम बेस ने एक मेमोरियल पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर के लिए, जिसमें ये कहते हैं लेट हिम, अदर पोइट्स से कहते हैं, विच ही आस्क अदर पोइट्स टू लेट हिम अलोन।
उन्हें अकेले रहने दो। एंड सजेस्ट ही डिजर्व्स अ ग्रेव एमंग किंग्स एंड हीरोज। और विलियम बेस कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर इतने महान लिटरेरी पर्सन हैं कि इन्हें राजाओं और हीरोज़ के बीच में इनकी कब्र को जगह मिलनी चाहिए। और वहीं इस पोएम में ये लाइन लिखते हैं, स्लीप ब्रेव ट्रेजिडियन शेक्सपियर स्लीप एलोन। ठीक है, तो विलियम बेस, ऑप्शन डी। हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आलोचना, बहुत बड़ी आलोचना है विलियम शेक्सपियर के बारे में, क्योंकि जब कोई भी करियर हो उसमें कुछ न कुछ बुराई मानने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग जरूर रहते हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में ये बात बोली है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, यूनिवर्सिटी विट्स के हिस्सा थे। यूनिवर्सिटी विट्स निश्चित तौर पर ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, विलियम शेक्सपियर उतना नहीं थे। तो रॉबर्ट ग्रीन विलियम शेक्सपियर की सफलता को लेकर के थोड़ा सा ईर्ष्या समझ लीजिए, जो भी है, इन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था। उस पैम्पलेट में उस पैम्पलेट का नाम था अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, जो कि 1592 में आया था। इन्होंने इस पैम्पलेट के थ्रू विलियम शेक्सपियर पर अटैक किया था और ये बात बोली थी और उन पर आरोप लगाया था, अक्यूजिंग हिम ऑफ राइजिंग इन द थिएट्रिकल वर्ल्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम मोर एजुकेटेड प्लेराइट्स। क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन का मानना था कि विलियम शेक्सपियर अपने आप में कुछ नहीं जानते हैं, ये सब हम यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों के द्वारा लिखी गई चीज़ों को चुरा रहे हैं, उन्हीं को हम ही को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने कहा था अपस्टार्ट क्रो है विलियम शेक्सपियर। ब्यूटीफाइड का मतलब ये जो दिख रहा है ना, विद अवर फीदर्स, हमारे पंखों से उड़ रहा है ना, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वही सब कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। कई बार ये होता है ना कि बंधन से मुक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। विलियम शेक्सपियर की जो स्टाइल थी, इन्होंने अरिस्टोटल के द्वारा बताई गई जो ड्रामा में खूबियाँ होनी चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा तौर पे फॉलो नहीं किया है। विलियम शेक्सपियर का केवल एक सिंगल प्ले है जिसका नाम है टेम्पेस्ट, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने जो अरिस्टोटल के द्वारा बताई गई 3 यूनिटीज़ हैं उन्हें पूरी तरह से फॉलो किया है। बाकी किसी प्ले में अरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज़ का पालन नहीं किया और भी कई नियम तोड़े हैं विलियम शेक्सपियर ने। और इन्होंने पब्लिक का ध्यान रखा है, पब्लिक को क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे ये लकीर के फ़कीर थे, इन्हें जैसी परिभाषा मिल गई कि ड्रामा ऐसा होना चाहिए, ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए, हीरो ऐसा होना चाहिए, ये उस बंधन में बांधते रहे ट्रेजेडीज को, और इस वजह से इन्हें इतनी लोकप्रियता नहीं मिली। जबकि विलियम शेक्सपियर प्रयोग करने वाले थे, ये नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति थे और इनके प्लेज को बहुत सफलता मिली और ये महान ड्रामेटिस्ट बने। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर है। ऑप्शन बी। हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट हिज फादर। अपने पिताजी के बारे में ये बात कौन बोल रहा है। ठीक है, माई फादर डेस्टिन्ड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर। मेरे पिताजी की वजह से मेरी ऐसी किस्मत रही है कि मुझे छोटी उम्र से ही, इन्फेंसी से ही पोलाइट लिटरेचर पढ़ने का मौका मिला। विच आई इम्ब्रेस्ड विद सच एविडिटी दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12, और उसे मैंने इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया कि 12 वर्ष की अवस्था से, 12 वर्ष की अवस्था से आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट। 12 वर्ष की अवस्था से ही जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि कोई ही रात ऐसी गई हो जिसमें मैंने 12 बजे से रात में मिडनाइट से पहले बुक्स रख दी हों। यानी पढ़ने की आदत इनके पिताजी से इनकी पड़ गई थी। ठीक है, मिडनाइट से पहले कभी इन्हें ये बुक नहीं छोड़ते थे। तो बहुत ही स्टूडियस पर्सन थे जॉन मिल्टन, और कई विषयों का, कई भाषाओं की जानकारी थी इन्हें। इंग्लिश ये जानते थे, ग्रीक लैंग्वेज में ये लिख सकते थे, हेब्रू लैंग्वेज में ये लिख सकते थे, मीन्स बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे जॉन मिल्टन। ऑप्शन ए। ये बात इन्होंने लिखी कहाँ थी अपने पिताजी के बारे में। जॉन मिल्टन मेड दिस स्टेटमेंट इन द सेकेंड डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, डिफेंसियो सेकेंडा जिसका वर्क का नाम है। ठीक है, सेकेंड डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन ए। फॉर हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट द लाइन। किसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, ये बात जॉन मिल्टन के लिए लिखी है और ये लाइन है पोएम लंदन में। ठीक है,
लंदन 1802 में ये पोएम लिखी थी। जॉन मिल्टन के लिए लिखी थी, है ना। जॉन मिल्टन को विषय बनाया था इसका। उसी में एक लाइन है, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। जॉन मिल्टन की बहुत प्रशंसा की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में। वर्ड्सवर्थ एडमायर्ड मिल्टन्स मोरल स्ट्रेंथ एंड पोइटिक जीनियस लाइकिंग हिज सोल टू ए स्टार। इन्होंने कहा कि आपकी जो सोल है ना वो एकदम स्टार की तरह है। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो कि अभी दूर है, फॉर इट्स ब्रिलियंस एंड आइसोलेशन। ठीक है, ऑप्शन सी। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड डिराइव्स इट्स थीम फ्रॉम। मिल्टन का जो पैराडाइज रीगेन है वर्क, जो इनका दूसरा आपका पैराडाइज लॉस्ट के साथ जो दूसरा पैराडाइज रीगेन्ड एक एपिक है, ये इसका थीम कहाँ से लिया गया है ये पूछा गया आपका। तो सेंट ल्यूक्स गॉस्पल, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाना चाहिए आपका। पैराडाइज रीगेन्ड फोकसेस ऑन द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द वाइल्डरनेस, अ थीम डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द सेंट गॉस्पल ऑफ सेंट ल्यूक। ठीक है, तो सेंट ल्यूक्स गॉस्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द फ्रेज स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बात किस वर्क में बोली है वर्ड्सवर्थ ने? तो टिंटन अवे। टिंटन अवे एक लंबी पोएम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये लाइन टिंटन अवे का पूरा जो है आपको टाइटल भी पता होना चाहिए, लिख करके याद कर लेना, लंबा सा टाइटल है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए पूछा जाता है। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर वर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। हमारी जो वर्थ है ना, मेरा जो जन्म होना है वो क्या है? वो एक स्लीप है और फॉरगेटिंग है। जन्म लेने के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमसे खो जाती हैं, भूल जाते हैं हम। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बहुत कुछ याद होता है। ये बात है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, ऑप्शन डी। ये लाइन क्या है? इस पोएम में, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट चिल्ड्रन कम इनटू द वर्ल्ड विद ट्रेसेस ऑफ डिवाइन मेमोरी विच फेड्स एज द एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा नेचर से लगाव ख़त्म होता है और हम जो संसार में जो नेचर है उसका एंजॉय लेना, उससे प्रेम करना भूल जाते हैं, यानी हम फॉरगेटिंग के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी कौन सी है? एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इन मेमोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिसिडस और डाइनो एलिजीज। लिसिडस जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एलिजी है। लिसिडस 1637 में जो लिखी गई थी लिसिडस, और ये एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी आपको पता होना चाहिए, पेस्टोरल एलिजी किस एलिजी को कहते हैं। तो पेस्टोरल एलिजी का मतलब होता है जिसमें शेफर्ड्स की बात हो, जिसमें शेफर्ड, एक शेफर्ड, जैसे एक कवि है, उसका कोई दोस्त या कोई संबंधी है जिसकी डेथ हो जाती है, तो ये दोनों शेफर्ड के रोल में आकर के एक शेफर्ड अपने साथी शेफर्ड की डेथ पर लेमेंट करता है, विलाप करता है। ठीक है, तो शेफर्ड कल्चर होना ज़रूरी है किसी एलिजी को पेस्टोरल एलिजी होने के लिए। तो ये शेफर्ड कल्चर लिसिडस में मिलता है। बाकी एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये एलिजी पेस्टोरल एलिजी नहीं है, जबकि इसकी सेटिंग पेस्टोरल है, यानी इसमें गांव खेत की बातें हैं, चारागाह की बातें हैं, लेकिन इसमें शेफर्ड्स की बातें नहीं हैं। एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड पर लेमेंट नहीं कर रहा, इसलिए ये पेस्टोरल एलिजी नहीं कही जाती है। ऐसे इन मेमोरियम भी पेस्टोरल नहीं है और डाइनो एलिजीज भी पेस्टोरल नहीं है। ऑप्शन आपका होना चाहिए सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। लिरिकल बैलेड्स फर्स्ट टाइम 1798 में पब्लिश हुए थे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों के साथ, ये इनका दोनों का मिला जुला कोलैबोरेटिव वर्क था। ठीक है, लिरिकल बैलेड में टोटल कितनी पोएम्स थी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्लेज डिड जॉन गॉल्सवर्दी प्राइमरीली राइट।
किस टाइप के प्ले जॉन गॉल्सवर्दी मुख्य तौर पर लिखा करते थे? तो इनके जो प्ले होते थे ये कोई ना कोई सोसाइटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम को उठाते थे। कहीं जस्टिस की बात उठाते थे, कहीं क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात उठाते थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में आते हैं जॉन गॉल्सवर्दी के प्लेस। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? कौन सा सेंटेंस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट है? यू हैव 20 रुपीज, आपके पास 20 रुपये हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। आई हैव 2 10 रुपी नोट्स, हमारे पास 2 नोट्स हैं और वो 10 रुपीज़ के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सही है। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थियरी, ये क्वेश्चन गलत है। मैनकाइंड इज डिमेंटेड, ठीक है, ये ऑप्शन भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑप्शन सी क्यों गलत है? पहली बात तो ऑप्शन सी आपका उत्तर है क्योंकि यही इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी लगा दें। यहाँ पर यह इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थियरी नहीं, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, थियरी जो है आपका ये है आपका 2 नेशंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये नेशन में एस नहीं होगा और ये इस तरीके से रहेगा, हाइफन रहेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी, इस तरीके से। जैसे 10 रुपी नोट होता है, ठीक है, और नोट 2 थे तो 10 रुपी नोट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नेशन एक ही है, यहाँ पे 2 10 की तरह काम कर रहा है, 10 रुपी ऐसे 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे, ऑप्शन सी आपका गलत था, इसी को सही कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? तो सही आंसर है 12 बुक्स हैं। ठीक है, अभी देखा जाए तो इसमें 12 बुक्स ही हैं, लेकिन फर्स्ट जो इसका एडिशन आया था 1667 में, उस समय फर्स्ट पब्लिकेशन के समय इसमें 10 बुक्स ही थी। बाद में मिल्टन ने इसे पूरा जो एपिक कल्चर है उससे फुलफिल कराने के लिए इसमें 12 बुक्स बनाई थी। ठीक है, तो दोबारा से जब ये पब्लिश हुआ 1674 में, तब उस एडिशन में 12 बुक्स आई थी। ठीक है, तो क्योंकि जो पुराना कल्चर है एपिक लिखने का कि एपिक में 12 बुक्स होनी ही चाहिए, तो इसी बात को देखते हुए मिल्टन ने बाद में इसमें संशोधन करके कुछ बुक्स की कुछ लाइंस लेकर के इसे 12 बुक्स में बना दिया था। ठीक है, जैसे वर्जिल का एनीड होता है और भी क्लासिकल एपिक हैं जो 12 बुक्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाई शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी? विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले ऐसा है जो कॉमेडी नहीं है? इसमें से एज यू लाइक इट कॉमेडी है, 12th नाइट कॉमेडी है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम कॉमेडी है। ये बाकी प्लेज जो हैं, तीनों प्लेज कॉमेडी हैं, उसमें रोमांस के भी जो आपके एलिमेंट मिलते हैं। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा ये हिस्ट्री प्ले है और ये ट्रेजेडी है। ठीक है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा ट्रेजेडी है। ऑप्शन डी सही आंसर है, ये कॉमेडी नहीं है। ठीक है, अगला है द लिरिक वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो लिरिक है ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री है। ड्यूरिंग किस समय पर लिरिक बहुत फेमस थी? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में, क्योंकि यहीं पर 18th सेंचुरी 1798 के दौरान या फिर लेट 18th कहें या फिर अर्ली 19th सेंचुरी कहें, यहाँ पे रोमांटिक पोइट्री आती है और जिसमें लिरिक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पोएट्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, कीट्स और बायरन, इन्होंने बहुत सारे लिरिक पोएम्स लिखी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोइटिक फॉर्म ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रीपर? सॉलिटरी रीपर की जो पोइटिक फॉर्म है वो क्या है? सॉलिटरी रीपर किस फॉर्म में लिखी गई है? तो ये बैलेड है, लेकिन इसमें लिरिक के भी लक्षण मिलते हैं, लेकिन आपका सही आंसर बैलेड ही होना चाहिए जब लिरिक और बैलेड दोनों है। ठीक है, दो ऑफन कैटेगराइज्ड एज लिरिक, द सॉलिटरी रीपर एडॉप्ट्स द फॉर्म एंड टोन ऑफ अ बैलेड। ठीक है, फॉर्म और टोन जो है इसमें बैलेड की मिलती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्डिमोना अ फेमस कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियरियन ड्रामा अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस?
डेस्टिमोना जो है ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में है? ये अथेलो प्ले में है। आप अथेलो के एमसीक्यूज कर चुके हैं। अथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, सारी ट्रेजेडीज और इम्पोर्टेंट कॉमेडीज जितने भी प्लेज हैं कराए हैं अधिक से अधिक मैंने, सभी के एमसीक्यूज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी चैनल में, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी बहुत समय है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। जितना मटेरियल चैनल पर है इतना कंप्लीट कर लीजिए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अथेलो में डेस्टिमोना नाम की कैरेक्टर है, अथेलो की वाइफ होती है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 2016 का। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये बात बोलता है मैकबेथ खुद। मैकबेथ बोलता है और प्ले के अंत में बोलता है जब इसे खबर मिलती है कि लेडी मैकबेथ मर चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। एक्ट 5 सीन 5 में ये बात बोलता है मैकबेथ खुद ही, ठीक है, क्योंकि ये स्वीकार करता है कि लाइफ में कुछ है नहीं राजा महाराजा बनने के बाद। ये एक स्टोरी है, लाइफ एक स्टोरी जो कि किसी इडियट के द्वारा बताई गई हो, जिसमें बहुत साउंड है, बहुत फ्यूरी, एकदम कोलाहल है, ठीक है। आज के 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो भी नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके का बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए, और वो भी एकदम निःशुल्क, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।